हेलो नमस्कार एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो दोस्तों आज हम लोग 12th क्लास का चैप्टर नंबर 13 शुरू करने वाले हैं, जिसका नाम है एमीन। एमीन अपने आप में भी एक खास चैप्टर है। इससे बहुत सारे प्रश्न आते हैं। अब तक जितने भी सारे हम लोग ऑर्गेनिक पढ़े थे सब में कॉम्बाइंड चैप्टर था, अल्कोहल, इथर, फिनॉल, ये सब थे। लेकिन एमीन जो है इकलौता चैप्टर अलग से है, क्योंकि इससे बहुत सारे प्रश्न स्पेशलिस्ट आते हैं। ठीक है, तो इस बारे में हम लोग एमीन के बारे में क्या जानने वाले हैं, टॉपिक पर नजर डालते हैं। टॉपिक हमारा रहने वाला है, पहले तो एमीन का वर्गीकरण देखेंगे कि एमीन को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है, फिर उनका यूपिक नाम करने का क्या प्रोसेस है वो देखेंगे। एमीन की संरचना बहुत इंपॉर्टेंट है, उनकी संरचना से भी प्रश्न आते हैं कि कैसी आकृति होती है एमीन की और प्रसंस्करण कैसा होता है। ठीक है, फिर एमीन का ऑपरेशन, ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जितना कहे उतना ही कम है। एमीन का परीक्षण का मतलब होता है, उससे बहुत सारे प्रश्न आते हैं कि 3 आपके एमीन है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी। इन तीनों में आप कैसे फर्क करेंगे कि कौन सा प्राइमरी है कौन सा टर्शियरी है। ठीक है, और यहाँ तक कि इससे क्या होता है, जब कारण बताया, ऐसे ऐसे प्रश्न भी उठ जाते हैं यहाँ से। फिर एमीन का विचलन पे भी नजर डालेंगे अगर टाइम हुआ तो, मतलब ज़्यादा टाइम ना लगे। ठीक है, एमीन का विचलन बहुत मायने रखता है कि एमीन बनाया कैसे जाता है ना। बहुत सारी प्रक्रिया भी है, अल्कोहल से बन सकता है, एमाइड से बनता है, हाफमैन ब्रोमाइड से बनता है। तो इसीलिए इसका एक भी टॉपिक छोड़ना मतलब कहेंगे कि मतलब हानिकारक ही है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग बिना वेस्ट किए हुए कि आखिर एमीन है क्या। तो पहले एमीन के बारे में परिचय बताया कि एमीन अमोनिया का व्युत्पन्न है। क्या है? अमोनिया का व्युत्पन्न। व्युत समझते हैं, अमोनिया से ही एमीन को बनाया गया है। क्या है? देखिए, अमोनिया सूत्र क्या होता है बताइए। अमोनिया का सूत्र आप कहोगे कि NH3 होता है। अमोनिया का सूत्र क्या होता है? NH3 होता है। पहले हम इस पे नजर दौड़ाएं अमोनिया के बारे में, तो आपको बता दें कि नाइट्रोजन इसका मेन सदस्य है। परमाणु, जो केंद्रीय परमाणु नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन की जो कक्षाएं हैं उसकी लास्ट में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अष्टक पूरा करने के लिए इसको 3 की जरूरत है, और इसने अपना अष्टक पूर्ण किया है 3 हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन साझेदारी से। यहाँ पे 3 हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन अपना अपना दिया है, तब जाके इसका अष्टक पूर्ण हुआ है। ठीक है, यहाँ से सिंगल बॉन्ड, यहाँ से सिंगल और यहाँ से सिंगल बॉन्ड बन जाते हैं, लेकिन इसके पास 2 ठो अभी जो बचा हुआ इसको बोलते हैं लोन पेयर। क्या कहते हैं इसको? हम लोग लोन पेयर के नाम से जानते हैं। ठीक है, जो अमोनिया को क्षारीय होने का प्रतीक दिलाता है, ये लोन पेयर है। ये लोन पेयर कारण कभी कभी उपसंयोजन भी बना लेता है। ठीक है, इसने साझेदारी से क्या बनाया है? अमोनिया गैस का निर्माण किया है। ठीक है, तो ये जो आपका अमोनिया आप देख रहे हो, इसी अमोनिया से हम लोग एमीन बनाए हुए हैं। कैसे? प्रतिस्थापन करके अल्काइल समूह जो R होता है ना, R, उसको प्रतिस्थापित करके हम लोग एमीन बनाए हैं। ठीक है ना, एमीन बनाया है। एमीन का संकेत क्या होता है? NH2 होता है, आप तो देखे होंगे। अगर आप पूछे एमीन का संकेत क्या होता है, एमीन का संकेत, तो आप बोलोगे डैश NH2। क्या बोलोगे? डैश NH2। डैश का मतलब समझ रहे हैं, नाइट्रोजन से 2 ठो H रहेगा और इसका R से कनेक्शन रहेगा। किसका रहेगा? R से कनेक्शन। यही आपका एमीन होता है। R को बोलते हैं एल्काइल। क्या बोलते हैं? एल्काइल। तो ये अमोनिया से हमें क्या बनाना है? एमीन बनाना है। तो अमोनिया से ही एमीन बनता है। अमोनिया से क्या बन गया आपका? एमीन। इसलिए तो व्युत्पन्न कहा जाता है। व्युत्पन्न किसको कहा जाता है? कि जो एमीन होते हैं वो अमोनिया के व्युत्पन्न है। एमीन क्या है? अमोनिया के व्युत्पन्न है। प्रश्न आ सकता है एमीन किसके व्युत्पन्न है, तो वो अमोनिया के व्युत्पन्न है। मतलब कि अमोनिया से एमीन बनाए जाते हैं। कैसे बनाए जाते हैं? देखिए, जो NH3 आपका है ना, NH3, उसमें क्या कर लीजिएगा, एक वो H को प्रतिस्थापित करना है ना, तो एक H को हटाइए और एक R को जोड़िए। मतलब कि ये हुआ कि जो R है वो एक 3 को H से एक H को हटा देता है, माइनस लगाया ना, हटा देता है और खुद उसमें ऐड हो जाता है। तो आप कुछ बताइए कैसा ये दिखेगा। इसके पास 3 H थे, 3 H में से एक तो H तो हट गया, मतलब 2 H बच गए। कितने H बच गए नाइट्रोजन के पास? 2 H बच गए। ठीक है, अब इसके पास 3 ही बॉन्ड बना सकता है। देख लीजिएगा, 1 2 3, 3 ही बॉन्ड बना सकता है, जिसमें से इसमें से एक H को हटा दिया गया, एक H को क्या कर दिया गया? हटा दिया गया। लो भाई, एक H को हटा दिए, लेकिन इसलिए तीसरा बॉन्ड पे कौन आ गया? एक एल्काइल समूह आ गया, यानी कि एक R समूह आ गया। तो R समूह आ गया तो इसको इसमें तो ऐड करेंगे, इसको अलग से दिखाएंगे, यानी कि R डैश NH2। नाइट्रोजन से एक ठो R जुड़ा है और 2 ठो H जुड़े हैं। चाहे तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, H जुड़े हैं, H जुड़े हैं, या मिला जुला के लिख बोले तो N से क्या जुड़े हैं? H जुड़े हैं, R NH2। ये हमारा है एमीन। क्या है हमारा? यही है हमारा एमीन। किससे बना है एमीन बताइए? एमीन किससे बना है? तो एमीन जो बना है हमारा अमोनिया से बना हुआ है, अमोनिया का व्युत्पन्न है। ये हमारा हो गया एमीन। आगे समझ में आपको एमीन के बारे में परिचय थोड़ा सा। अब देखिए, ये अमोनिया से बना है तो कहीं ना कहीं एमीन का जो संरचना होता होगा अमोनिया की तरह टेट्राहेड्रल होता होगा। बस वही तो है, बस R जुड़ गया है और क्या।
तो बिल्कुल सही बात है, ये बिल्कुल अमोनिया की नक्शा क्या होता है, प्रसंकरण जो अमोनिया का होता है वही इसका भी होता है, और जो आकृति होती है वही इसका भी आकृति होता है ना, क्योंकि अमोनिया से ही बना हुआ है, तो कोई ज़्यादा फर्क नहीं होता है इनमें। ठीक है, चलिए अब हम इसके वर्गीकरण पे आते हैं। एमीन तो हमारा बन गया, लेकिन ये एमीन भी होते हैं, कुछ वर्गीकरण में होते हैं, देखते हैं इनके बारे में चर्चा करते हैं। ओके, चलिए आते हैं हम लोग इसके वर्गीकरण पे। इतना समझ गए आप ना कि अमोनिया से क्या बना हुआ है, एमीन बना हुआ है। आते हैं इसके वर्गीकरण पर नजर डालते हैं। तो वर्गीकरण थोड़ा सा हिसाब से बनाएंगे ताकि सब पे नजर बनी रहे। वर्गीकरण देखिए बाबू, वर्गीकरण इसके दो वर्गों में किया गया, मुख्यतः दो वर्गों मेन जो होगा किसका, एमीन का। हमारे पास दो टाइप के एमीन होते हैं, एमीन का वर्गीकरण दो टाइप के होते हैं। कैसे, एक होते हैं एलिफैटिक एमीन, क्या होते हैं, एक एलिफैटिक एमीन, एलिफैटिक एमीन, एलिफैटिक एमीन, एलिफैटिक एमीन समझते हैं। एलिफैटिक का मतलब होता है खुली श्रृंखला, खुली श्रृंखला में ना जितने भी आपके 8 सदस्य हो, आर समझ आता है, आर को क्या बोलते हैं, एल्काइल बोलते हैं। आर को क्या कहते हैं, तो एल्काइल कहते हैं। आर को क्या कहते हैं, एल्काइल। और इसका सूत्र क्या होता है, CnH2n+1 और यहाँ से लगा दीजिए NH2, ये आर का सूत्र हो गया, और ये आपका NH2 लगा दीजिए तो एमीन हो जाएगा। इसके बारे में बहुत अच्छे से हम अलग से डिस्कस किए हुए हैं आर के बारे में, तो आपको, मुझे पता है कि आप लोगों को सब सारी जानकारियां होगी, नहीं है तो आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। ठीक है, तो एलिफैटिक एमीन का मतलब होता है खुली श्रृंखला युक्त, इसको बोलते हैं RnH2। ठीक है ना, इसका सूत्र क्या होता है, CnH2n+1 और ये हमारा NH2, ये होता है। आप चाहो तो इसको और अच्छे से मॉडिफाई कर लो, तो देखो Cn है, H कितना है, H2n है, और 2H यहाँ भी है, आप बोल सकते हो H2n+2। 2n तो दुगना तो है इसका, लेकिन यहाँ भी 2H है तो +2, और नहीं +2 +1 था ना, और ये 2 +3 हो जाएगा, और ये हमारा N। तो ये भी आपका सूत्र है, एमीन का ही सूत्र है। ठीक है ना, एमीन का सूत्र आप याद करेंगे, या तो ये संकेत याद करेंगे, ये भी और ये भी, ये एमीन के बारे में तीन मुख्य बातें हैं। ठीक है ना, CnH2n+3 ये एमीन का हो गया, एलिफैटिक एमीन। अब बात करते हैं हम लोग, एक होता है एरोमेटिक एमीन। क्या होता है, एरोमेटिक एमीन, एरोमेटिक एमीन। एरोमेटिक एमीन का मतलब होता है रिंग वाला एमीन, मतलब इसमें एरिल समूह होता है। क्या होता है, इसमें एरिल समूह होता है और उसमें से NH2 जुड़ा होता है। एरिल का मतलब उसमें क्या रहेगा, आपका रिंग रहेगा, रिंग मतलब बेंजीन, और सूत्र क्या हो जाएगा, C6H5 और यहाँ से जोड़ दो आप NH2, या बोले तो इसको बोल सकती हो आप C6H7N भी बोल सकते हो, या रिंग की तरह बना दो, सबसे अच्छा रहेगा। एक रिंग बना लीजिए और इसमें से क्या जोड़ दीजिए, NH2। मतलब कि एरोमेटिक का मतलब होता है बंद वलय वाला में जब NH2 जुड़ा रहेगा उसको बोलेंगे एरोमेटिक एमीन। और खुली खुली श्रृंखला रहना चाहिए, कोई कार्बन दूसरे से अटैच बंद नहीं होना चाहिए, एक लाइन से जुड़े होना चाहिए, उसको बोलते हैं एलिफैटिक एमीन। ठीक है, और ये होते हैं आपके बंद वाले एमीन। तो पहले तो एमीन दो टाइप के होते हैं, एक खुली श्रृंखला वाले एमीन और एक आपके होते हैं बंद वाले एमीन। चलिए हम लोग करेंगे एलिफैटिक वाले एमीन जो है उसका वर्गीकरण करेंगे। ठीक है, देखिए इसे 3 वर्गों में बांटा गया, किसको, इसको जो है कितने वर्गों में बांटा गया, इसको जो है आपको 3 वर्गों में बांटा गया। ठीक है, ये अलग से इंपॉर्टेंट टॉपिक से आप लिख लेना, एमीन में ही डाल देना। ठीक है, यहाँ लिखते हैं कि इसे जो है 3 वर्गों में बांटा गया। कितने वर्गों में बांटा गया, तो 3 वर्गों में बांटा गया है। ठीक है, बांटा गया है। कौन कौन से, देखिए पहला जो आपका है वो उसको बोलते हैं प्राइमरी एमीन। क्या बोलते हैं, प्राइमरी एमीन कहते हैं, प्राइमरी एमीन। प्राइमरी एमीन देखिए यह आर किस आधार पे किया गया, क्योंकि आपको पता है ना कि ये आपका नाइट्रोजन ही है, अमोनिया ही था, ये अमोनिया है जिसके पास 3H था। कितने H था, 3H था। कभी कभी ये क्या करता है, एक H को हटा देता है और एक R को ऐड कर लेता है। इसके पास 3 मौके हैं, 3 बार R को ऐड कर सकता है, इसीलिए इसके 3 वर्गों में बांटा गया है। किस आधार पे, एल्काइल के आधार पे। अगर एक एल्काइल समूह जुड़ा रहेगा ना, एक एल्काइल समूह का मतलब R रहेगा और N के साथ कितना H रहेगा, 2H रहेगा। देखो बाबू मिला जुला कि N के 3 ही बॉन्ड होने चाहिए। कितने बॉन्ड, 1 2 3, जैसे कार्बन के 4 बॉन्ड उसे N के 3 बॉन्ड अष्टकोण करने के लिए। तो 3 बॉन्ड में से जब पहला एक R के साथ हो गया तो H कितने सदस्य रहेंगे, 2 रहेंगे, ये आपको पता होना चाहिए। ये प्राइमरी एमीन हमारा हो गया RnH2, या इसको चाहो तो आप डैश खाली N कर दोगी NH2 तो भी समझ जाएंगे कि हमारा प्राइमरी एमीन है। क्या हमारा प्राइमरी एमीन है। उसी प्रकार से सेकेंडरी एमीन के बारे में देखिए क्या होता है, सेकेंडरी एमीन कैसा होता है। सेकेंडरी एमीन परिभाषा बहुत इजी है, आप कहोगे कि जब एक H को प्रतिस्थापित करके जुड़ता है उसे प्राइमरी एमीन कहते हैं। अब जो 2 R आपका
देखो यहाँ पे एक आर था ना, एक काम करेंगे, एक और एच को हटाते हैं और दूसरा आर जोड़ देते हैं। तो आपने कितना 2 एच हटाया, 2 एच को हटाया और 2 आर को जोड़ दिया। तो जब 2 एच को हटाते हैं, 2 आर को जोड़ते हैं, उसे सेकेंडरी कहते हैं। सेकेंडरी दो का काम चल रहा है, 2 एच गया, 2 आर जुड़ गया, तो दोनों आर एक जैसा है तो R2 कर देंगे, ठीक है। और क्या बच गया अपना NH बच गया, क्या बच गया NH बच गया, क्या बच गया NH। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हम लोग ऐसे, 2 कर दीजिए और यहाँ से N और H कर दीजिए, मतलब समझ लीजिएगा कि यहाँ पर सेकेंडरी का पहचान है। किसे पहचान है, सेकेंडरी का पहचान है, ठीक है। तीसरा हमारा क्या होता है, टर्शियरी होता है। क्या होता है, टर्शियरी एमीन। क्या होता है, टर्शियरी एमीन होता है, टर्शियरी एमीन। टर्शियरी एमीन के लिए आपको पता हो गया होगा, अब जो तीसरा नंबर H था वो भी R में बदल गया। देखिए अमोनिया एमीन बदल रहा है कि नहीं बदल रहा है, बदल रहा है ना। तो इसके पास कितने R हो गए, 3 H गायब हो गया ना, 3 H को प्रतिस्थापित करके 3 एल्काइल समूह जुड़ते हैं, उसे हम टर्शियरी एमीन कहते हैं। अर्थात R3 रहेगा और क्या रहेगा, सिर्फ और सिर्फ N रहेगा। देख रहे हो, 3 बॉन्ड होने चाहिए, एक R के साथ, 2 H के साथ, 2 R के साथ, 1 H के साथ, 3 ही हुआ। लेकिन तीनों के तीनों R हो गया तो इसके पास एक भी H नहीं है। तो अब हम इसको कैसे आधार पर लिख सकते हैं, इसको हम यहाँ में बोले तो ऐसे लिख सकते हैं कि 3 को ऐसे कर दीजिए और यहाँ पे N लिख दीजिए। निट्रिटो साइलेसो समूह का नाम बोलते हैं, ठीक है। नाइट्राइलो पूछेगा तो समझिएगा टर्शियरी के बारे में बात कर रहा है। आइसोनाइट्राइल आपका सेकेंडरी हो गया, ये आपका एमीन समूह हो गया, ठीक है। ऐसे अब हम लोग एरोमेटिक पर चर्चा कर लेते हैं थोड़ा सा। इसका हो गया वर्गीकरण। तो एरोमेटिक को जो है 2 वर्गों में बांटा गया। कितने वर्गों में बांटा गया, 2 वर्गों में बांटा गया है, 2 वर्गों में बांटा गया है। वो कौन कौन सा आपका वर्ग है देख लीजिएगा। एक आपका होता है नाभिक प्रतिस्थापन एमीन। क्या होता है आपका, नाभिक प्रतिस्थापित एमीन होता है। और एक होता है आपका पार्श्व श्रृंखला एमीन ना, पार्श्व श्रृंखला। नाभिक प्रतिस्थापन का मतलब क्या है, कि ये तो एमीन नहीं रहेगा, मतलब कि रिंग वाला रहेगा बेंजीन, उसमें NH2 जुड़ा रहेगा, उसी को बोलते हैं एमीन। नाभिक कब कहेंगे, जब आपका रिंग से जो एमीन का मेन आपका क्या है, नाइट्रोजन। तो एमीन से नाइट्रोजन डायरेक्ट जुड़ा रहेगा ना रिंग वाले कार्बन से, इसी को हम लोग बोलते हैं नाभिक प्रतिस्थापन एमीन। क्या बोलते हैं, नाभिक प्रतिस्थापन एमीन कहते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए यहाँ से जुड़ा है N, ठीक है, और H, फिर यहाँ से है CH3। देखिए नाइट्रोजन के 3 बॉन्ड होते हैं ना, देखिए एक नाइट्रोजन के रिंग के साथ, दूसरा H के साथ, तीसरा CH3 के साथ, मिला जुला के नाइट्रोजन के 3 ही बॉन्ड है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि ये आपका मिथाइल बेंजील एनिलीन है, एनिलीन कहते हैं। इसके ग्रुप को जो हम लोग क्या नाम से जानते हैं, एनिलीन नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं हम लोग, एनिलीन नाम से जानते हैं। किस नाम से, एनिलीन नाम से जानते हैं। तो इसको सर डायरेक्ट बोलेंगे एनिलीन है, क्या बोलेंगे इसको हम लोग, एनिलीन, ये एनिलीन है, ठीक है। लेकिन किस ग्रुप का है, तो आपका नाभिक प्रतिस्थापन, क्योंकि डायरेक्टली N से जुड़ा हुआ है। और यहाँ इसका क्या बोलेंगे, देखिए N से क्या जुड़ा है, मेथिल, तो लिखेंगे N मेथिल। क्या लिखेंगे, N मेथिल। और टोटल क्या है आपका, एनिलीन है। क्या है आपका, ये एनिलीन है। एनिलीन क्यों, क्योंकि जब रिंग से N वाला समूह, एमीन वाला समूह डायरेक्ट जुड़ा होता है ना, रिंग से एमीन समूह जुड़ा होता है, तो उसको हम लोग एनिलीन कहते हैं। तो यहाँ पे आखिर रिंग से डायरेक्ट क्या जुड़ा है, NH। उसके बाद एक्स्ट्रा में क्या प्रतिस्थापित हुआ है, एक्स्ट्रा में क्या है, तो CH3 है, मिथाइल कहते हैं। तो N से क्या जुड़ा है, मेथिल एनिलीन हो जाएगा, ठीक है। दूसरा इसका जो होता है ना, पार्श्व होता है। दूसरा क्या होता है, पार्श्व प्रतिस्थापित एमीन। पार्श्व प्रतिस्थापित एमीन, इसका मतलब होता है जो बगल से प्रतिस्थापित हो। शायद मेरे ख्याल से नहीं आ रहा होगा, तो हम देख लेते हैं, एक बार चेक कर लेते हैं। चलिए आ रहा है। पार्श्व प्रतिस्थापित एमीन का मतलब होता है कि रिंग से नाइट्रोजन डायरेक्टली नहीं जुड़कर बगल में जुड़ा रहेगा। जैसे कि यहाँ पे देख लीजिएगा, उसका हम यहाँ लिख देते हैं, ठीक है ना। उसका एग्जाम्पल जो है हम यहाँ लिख देते हैं। जैसे कि मान लीजिए ये आपका रिंग है और यहाँ से रहेगा CH2 NH2। देखिए ये एमीन समूह क्या रिंग से डायरेक्ट जुड़ा हुआ है। यहाँ पे क्या यह एमीन समूह रिंग से डायरेक्ट जुड़ा है, नहीं ना, श्रृंखला से जुड़ा है, यानी कि पार्श्व जुड़ा है, बगल में जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये आपका एक श्रृंखला में है, बगल में है, तो ये आपका नाभिक नहीं होगा, ये पार्श्व होगा। है तो एमीन ही लेकिन बगल वाला। नाम कैसे बोलेंगे इसको बोलना पड़ेगा
कि जो बेंजाइल एमीन के नाम से बोलेंगे, क्योंकि आपका पूरा बेंजाइल हो गया, बेंजीन में ये आई बेंजाइल, बेंजाइल एमीन है। क्या है ये? बेंजाइल एमीन है। क्या है ये? बेंजाइल एमीन। इसको बोलते हैं हम लोग बेंजाइल या बेंजील एमीन के नाम से भी जानते हैं। देखिए अगर डायरेक्ट एन जुड़ा होता है तो इसको एनिलीन एनिलीन कह कर बुलाना पड़ता है। एनिलीन 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 है, एनिलीन में अलग से है, लेकिन ये डायरेक्ट एन नहीं जुड़ा हुआ है ना, इसलिए इसको अलग से बोल देंगे बेंजाइल, फिर ये इसको एमीन ग्रुप में बोलेंगे, न कि एनिलीन। एनिलीन अब नहीं बोलेंगे। बाकी काम हम लोग उसके नामकरण में देख लेंगे। ठीक है, तो ये आपको वर्गीकरण का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। हम चाहते हैं कि अगले टॉपिक पर चला जाए। ठीक है, अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट में बता दीजिएगा हमें क्या डाउट है। ओके, चलिए हम आप बात करते हैं अगला टॉपिक, जिसका नाम है यूपेक नाम। यूपेक नाम में सब क्लियर हो जाएगा, टेंशन मत लीजिए, उसमें भर भर के प्रश्न करेंगे हम लोग। ये आपका वर्गीकरण हो गया एक बार में। ठीक है, आते हैं हम लोग यूपेक नाम पे। यूपेक नाम का प्रक्रिया के लिए आपको सबसे ज्यादा जरूरी है उसका पैतृक नाम, जो कि कार्बन के नाम से है ना याद किया जाता है। पैतृक नाम, कार्बन एक वो मीथ कहते हैं ना, वो थोड़ा सा आप लोग ये कर लीजिएगा। ठीक है, पैतृक नाम से उसको जिक्र करते हैं। चलिए हम आते हैं सेकेंड टॉपिक, जिसका नाम है यूपेक नामकरण। ठीक है, क्या नाम है? यूपेक नामकरण। यूपेक नामकरण के लिए सबसे जरूरी बात होती है आपका पैतृक, जो कि आपको पता ही होगा पैतृक के बारे में। ठीक है, साधारण भी देखेंगे और उसका हम यूपेक नामकरण भी देखेंगे। ओके, चलिए तो नामकरण हम यूज करते हैं। नामकरण, नामकरण की ऐसे दो पत्तियां होती है, एक आपका साधारण पत्ती और एक होता है यूपेक पत्ती। ठीक है, तो साधारण पत्ती भी यूपेक, पहले यूपेक की बात करते हैं हम। यूपेक, यूपेक नाम यहाँ लिखेंगे। ठीक है, पहले कोई यौगिक लेंगे यहाँ पे हम लेंगे एमीन का यौगिक। चलिए लिखते हैं एमीन। सॉरी, नामकरण के लिए सबसे पहले हम नियम बताते हैं आपका नामकरण कैसे करते हैं, सब तो करेंगे ना। तो नामकरण के लिए जो यूपेक नामकरण का जो सिस्टम होता है, सबसे पहले क्या करते हैं, कार्बन को काउंट करते हैं। क्या करते हैं? कार्बन को काउंट करते हैं, और कार्बन काउंट करने के बाद उसका पैतृक का निर्धारण करते हैं। क्या करते हैं? पैतृक का निर्धारण करते हैं, और उसके पहले एमिनो शब्द जुड़ा जाता है। एमिनो, ठीक है, कैसे? देखिए इसका नामकरण जो होता है एमिनो एल्केन के आधार पर किया जाता है। कैसे? एमिनो एल्केन, एमिनो एल्केन के आधार पर किया जाता है, आधार पर किया जाता है। अर्थात आपका एल्केन का मतलब है जो टोटल जितने भी कार्बन होंगे ना, उसको आप क्या करेंगे कि दो कार्बन है तो एल्केन के रूप में बोलेंगे इथेन, क्योंकि दो से पैतृक इथ बनता है तो इथेन बोलेंगे। तीन कार्बन अगर टोटल रहते हैं तो तीन को क्या बोलते हैं? प्रोप, और प्रोप से एल के रूप में क्या बनता है? प्रोपेन। जैसे एग्जाम्पल से देखिए, जैसे एग्जाम्पल से आपको समझाते हैं। जैसे मान लीजिए ये आपका CH3 और NH2 है, क्योंकि R क्या है? CH3, इसमें क्या जुड़ा? NH2। तो CH3 NH2 को क्या बोलेंगे? देखो ध्यान से, पहले तो एमिनो बोलना है। एमीन के लिए क्या बोलना है? एमिनो। ये हमारा हो गया एमिनो। कार्बन कितना है? एक, और एक वाले कार्बन से पैतृक का क्या बनता है? मिथ बनता है। मिथ, उस मिथ को पैतृक एल्केन ग्रुप में बोलना है। मिथ में एन लगा दीजिए, क्या बन जाएगा? मीथेन। इसका नाम क्या हो जाएगा? एमिनो मीथेन। क्या नाम हो जाएगा? एमिनो मीथेन। उसी प्रकार से मान लीजिए हम CH3 CH2 फिर NH2 लगा रहे हैं। ठीक है, देखिए पहले तो एमिन के लिए लगाना एमिनो। चलो भाई लगा दिए हम एमिनो, लगा दिए हम एमिनो। कितने कार्बन है? एक और दो कार्बन है। दो से क्या बनता है? ईथ। ईथ को एल्केन में पढ़िए तो क्या हो जाएगा? इथेन। ये हमारा हो गया एमिनो इथेन। ठीक है, उसी प्रकार से जैसे मान लीजिए बड़ा सा चेन है CH3 CH2 CH CH2 NH2। अब बताइए इसका नाम, ये यहाँ से जुड़ा है एगो एक्स्ट्रा CH3। तो एमीन से लंबी चेन देखते हैं कि कितने कार्बन है? 1 2 3 और 4। 1 2 3 4, 4 से पैतृक बनेगा ब्यूट, ब्यूट यानी ब्यूटेन। पहले हमको एमिनो लगाना है फिर ब्यूटेन, लेकिन उससे पहले हम देख रहे हैं कुछ एक्स्ट्रा सदस्य जुड़े हैं हमारे कार्बन नंबर 2 पे। कार्बन नंबर 2 पे क्या जुड़ा हुआ है आपका? CH3 जुड़ा हुआ है। तो आप क्या बोलोगे? 2 मिथाइल या मेथिल, क्या बोलेंगे आप? 2 मेथिल। और उसके बाद आपका जो प्रक्रिया है कीजिए कि एमीन को पहले बोलना है एमिनो, फिर 4 वाले कार्बन से बोलना है ब्यूटेन। क्या हो जाएगा आपका? एमिनो 2 मेथिल एमिनो ब्यूटेन। 2 मेथिल एमिनो ब्यूटेन इसका नाम हो जाएगा। ठीक है, 2 मेथिल एमिनो ब्यूटेन, 2 मेथिल एमिनो ब्यूटेन। कभी कभी तो ऐसा भी नाम दिया जाता है, ऐसे ऐसे ऐसे। ये हमारा NH2। अब बताइए इसका नाम क्या हो जाएगा? देखिए घबराइए नहीं, इसको 1 बोलिए। 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन
4 कार्बन 5 कार्बन, कितने कार्बन है? 5 कार्बन है। कितने कार्बन है? 5 कार्बन, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6, इसको भी लेंगे, शायद ये 6 कार्बन है और इसी 6 कार्बन से हमारे NH2 जुड़े हुए हैं। तो इसको क्या बोलेंगे? आप एमीन बोलते हो तो लिखो एमिनो, और 6 कार्बन से क्या बनता है? हेक्स यानी हेक्सेन, एमिनो हेक्सेन इसका नामकरण हो जाएगा। अगर इसी में से और मान लीजिए तीसरे नंबर कार्बन से जुड़ा होता है, Cl जुड़ा होता है, ऐसे लटका होता Cl, तो पहले इसको अलग कर लेते, बोलते कि 3 क्लोरो, क्या बोलते? 3 क्लोरो, मतलब कार्बन नंबर नहीं, उस समय कार्बन में यहाँ से गिनते शुरू करते ना, इस वाले 1 2 3 4 आ जाता है, तो क्या बोलते हैं हम? 4 क्लोरो एमिनो हेक्सेन। काउंट करने का भी तरीका होता है, जिधर से समूह जुड़े होते हैं ना उधर से ही काउंट किया जाता है, ठीक है ना। अगर समूह यहाँ जुड़ा है तो ये आपका 1 नंबर कार्बन, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5, ये 6 हो जाएगा। तो इस इधर से गिनती के अनुसार ये चौथा नंबर कार्बन आ रहा है ना, इसलिए हम 4 क्लोरो फिर एमिनो हेक्सेन के नाम से भी कर सकते हैं, ठीक है। उसी प्रकार से देखिए ऐसे भी हो सकता है कि CH3 CH2 CH2 ये CH रहेगा, यहाँ से NH रहेगा और यहाँ से रहेगा CH3, मतलब बीच में एमिन समूह है। देख लीजिए बीच में क्या है? एमिन समूह है। तो आप देखो कि भाई कार्बन की किधर से लाइन सबसे लंबी पड़ रही है और इधर से हम कुछ कुछ निकाल देते हैं ना, कुछ कुछ यहाँ से निकाल देते हैं। क्या निकाल देंगे? हाँ, CH3 इधर से निकाल लेते हैं क्लोरो, ऐसे। तो इसका नामकरण करने के लिए आप क्या करोगे? देखो कैसे करना होता है। सबसे पहले ध्यान दीजिए कैसे करना होता है। ये आपका है सेकेंडरी, क्योंकि N के एक तरफ इतने सारे कार्बन और एक तरफ इतने सारे कार्बन, और इसमें क्या लगा है? H लगा हुआ है। तो सेकेंडरी का पहचान क्या है आपका? H रहना। ये आपका सेकेंडरी का पहचान है, ये आपका प्राइमरी का पहचान है, और सिर्फ N रहेगा तो टर्सरी का पहचान, यानी कि आपका सेकेंडरी है। तो सेकेंडरी का नामकरण करने के लिए कुछ नहीं करना होता है, बस उसके जो भी जुड़े हुए हैं लिख देंगे। तो N से जुड़ा हुआ है ये मिथाइल और बाकी इतने सारे जुड़े हुए हैं, तो उसको कुछ नहीं ऐसे लिख देंगे N मेथिल। क्या लिखेंगे हम लोग? N मेथिल। N से क्या जुड़ा हुआ है? इस N से मेथिल, ओके। और इधर से कितने जुड़े हैं? तो कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4, इतने सारे जुड़े हुए हैं। तो ये N मेथिल को हम किनारे हटा लिए, N मेथिल हो गया। उसके बाद यहाँ पे आइए, अल्फाबेट के अनुसार देखिए Cl भी जुड़ा है, मिथाइल भी जुड़ा हुआ है, Cl भी जुड़ा हुआ है, मिथाइल भी जुड़ा हुआ है। तो पहले आप Cl को बोलेंगे क्योंकि क्लोरो आता है ABCD में, यानी कि अल्फाबेट में पहले। तो लिखिए 1 क्लोरो, 2 पे क्या है? मेथिल, 2 मेथिल, 1 क्लोरो 2 मेथिल, और बाकी हमारा तीसरा सदस्य है एमीन का है, तो लिख दीजिए एमीन। ये आपका हो गया, सेकेंडरी का भी नामकरण हो गया। उसी प्रकार से हम टर्शियरी का भी कर सकते हैं, ठीक है ना। नामकरण के लिए कुछ नहीं करना होता, बहुत ही इजी नाम हो जाता है, बस आपको पता होना चाहिए कि एमिनो पे लगाना, सॉरी इसमें हो जाएगा एमिनो, एमिनो हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका इसका? एमिनो। और टोटल कार्बन कितने हैं आपके? टोटल कार्बन, क्योंकि यहाँ से श्रृंखला बन रही है, इसको छोड़ के इसको छोड़ देना है, इसको भी छोड़ देना है, इससे तो इसको अलग नाम N मेथिल नाम करके किनारे कर लिया। अब इस वाले से आप देखिए कितना लंबा कार्बन का श्रृंखला बन रहा है। तो 1 2 3 4, हम सिर्फ इस श्रृंखला से मतलब, इससे मतलब नहीं है, इसको इसलिए अलग से नाम अलग लिख दिए N मेथिल, है ना, किनारे कर दिए। तो इधर से कितने हैं? 4 कार्बन है, 4 से पैतृक क्या बनेगा? ब्यूटेन। तो क्या बनेगा यहाँ से? ब्यूटेन, इसका नाम हो जाएगा ब्यूटेन, ठीक है, एमिनो ब्यूटेन नाम इसका हो जाएगा। ये हमने नामकरण किया किसका? एलिफैटिक एमीन का नामकरण किया हमने। किसका नामकरण किया? एलिफैटिक एमीन का नामकरण किया। किसका? एलिफैटिक एमीन का नामकरण हमने कर दिया, ठीक है। आप कर लेंगे एरोमेटिक एमीन का नामकरण, ठीक है। इसका साधारण नाम भी होता है, इसका आप चाहो तो साधारण नाम भी बता सकते हो, बहुत इजी होता है। साधारण नाम जैसे कि कार्बन एक से जो होता है ना उसको मेथिल कहते हैं, मेथिल, और ये हमारा एमीन है तो बोल दो आपका मेथिल एमीन। क्या बोल देंगे आप? मेथिल एमीन। पैतृक नाम कार्बन का याद होना चाहिए। कार्बन 1 2, 2 से क्या बनता है? इथ यानी कि एथिल, ये हमारा हो जाएगा एथिल एमीन, इसका साधारण नाम है। क्या हो जाएगा? एथिल एमीन, साधारण नाम है। उसी प्रकार से 2 मेथिल कह देंगे, बाकी कितने हैं? 4 हैं, 4 से क्या बनता है? ब्यूटिल, तो बोल देंगे 2 मेथिल 4 ब्यूटिल एमीन, हो गया। इसको बोल देंगे हम लोग 4 क्लोरो, ये 6 है ना, तो हेक्सिल हेक्साइल एमीन, ऐसे, ठीक है। मतलब कि मिला जुला के एमीन को आपको लास्ट में लाना है, ठीक। लेकिन जो यूपिक नामकरण है ना उसमें पहले एमिनो बोलना होता है, फिर एल्केन को लास्ट में बोलना होता है। चलिए ये हमारा हो गया एलिफैटिक एमीन का नामकरण। अब हम देखते हैं एरोमेटिक वाले का नामकरण कैसे किया जाता है, ठीक है। एरोमेटिक का नामकरण करना सीखेंगे। एरोमेटिक एमीन का नामकरण, एरोमेटिक में थोड़ा सा देख लेते हैं कैसे नामकरण होता है एरोमेटिक एमीन का नामकरण।
हालांकि आप लोग जानते होंगे एरोमेटिक में ऑर्थो मेटा पैरा के अनुसार ही नामकरण होता है, ठीक है, लेकिन जो पार्श्व वाले लंबी लंबी होती है ना, उन पे थोड़ा सा अलग तरीके से भी नामकरण होते हैं। कैसे बता, देखिए सबसे पहला जो होता है आपका ऑर्थोमेटा के आधार पर कैसे होता है नामकरण, देखिएगा ऑर्थोमेटा तो पता ही होगा, ऐसे नामकरण भी होता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे NH2 जुड़ा हुआ है और यहाँ पे जुड़ा हुआ है NO2 जुड़ा हुआ है, तो सदस्य जुड़े हुए हैं, इसको क्या बोलेंगे, देखिए 1,3 को बोलते हैं मेटा, इसको बोलेंगे मेटा नाइट्रो एनिलिन। क्या बोलेंगे, 1,3 को क्या बोलते हैं मेटा, तो ये थ्री ना लेकर आप लोग क्या बोल सकते हो, मेटा नाइट्रो, मेटा नाइट्रो, मेटा पे क्या है, नाइट्रो है। और टोटल सिस्टम पता है ना, जब भी रिंग से NH2 जुड़ता है उसको एनिलिन कहते हैं, तो आप इसको नाम दे देंगे एनिलिन। क्या इसका नाम हो जाएगा, एनिलिन ना, मेटा नाइट्रो एनिलिन हो जाएगा। उसी प्रकार से जैसे मान लीजिए यहाँ पे NH2 है और यहाँ पे है CH3, अब इसको क्या बोलेंगे, चलिए मान लीजिए OCH3 है, OCH3 का मतलब होता है ईथर हो गया एक तरह से। अब देखिए इसमें दो समूह है, दोनों पावरफुल है, एक तरह से तो एमिन का सदस्य है और यहाँ से ईथर का सदस्य है। ईथर क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पे O लगा हुआ है और यहाँ पे CH3, ईथर होगा ना, बीच में एक तरफ CH3 है, एक तरफ क्या है इसका बेंजीन है, एक तरफ क्या है बेंजीन, एक तरफ क्या है CH3 है, ईथर है। तो किसका पावर माना जाए, तो आप 1 और 4 दोनों को मिलाकर बोल दीजिए पैरा। क्या बोल दीजिए, पैरा। पी का मतलब क्या होता है, पैरा। जब भी 1 4 पे होता है उसको पैरा कहते हैं। 1 3 वाले को पता है एम का निशान लग रहा है, मेटा कहते हैं। आपको अच्छे से क्लिकली बताए थे, मेरे ख्याल से कार्बनिक जब स्टार्ट किए थे ना तभी, यानी कि 11 या 10 में ही बताए थे। तो पैरा, पैरा में क्या है आपका मिथॉक्सी, मीथेन में ऑक्सी क्या बोलते हैं, मिथॉक्सी। तो पैरा मिथॉक्सी हो जाएगा और टोटल इसका नाम क्या है इतना, इसका नाम है एनिलीन। क्या नाम है इसका, एनिलीन नाम है। क्या नाम है इसका, एनिलीन नाम है, ठीक है ना। ऐसे आपका इसका नामकरण साधारण भाषा में कर सकते हैं, ठीक है। यूपी जो पार्श्व होगा ना, पार्श्व का मतलब देखिए ऐसे, ये तो आपका उसका हो गया नाभिक रागी वाला हो गया। पार्श्व में देखिए रिंग से मान लीजिए NH और यहाँ से जुड़ा है CH3, इसका नामकरण कैसे करेंगे, देखिए इसका नामकरण करने के लिए हम देख रहे हैं कि ये नाइट्रोजन से रिंग भी जुड़ा है, नाइट्रोजन से CH3, यानी कि सेकेंडरी वाला है। इसका नामकरण करने के लिए सबसे पहले जो होता है नाइट्रोजन से जो जो जुड़ा है लिख लो, नाइट्रोजन से क्या जुड़ा है, CH3 जुड़ा हुआ है, तो बोल दो N मेथिल। N मेथिल का मतलब कार्बन नंबर से नहीं ना जुड़ा है, जो 1 2 मेथिल 3 मेथिल लिख देंगे, ये N से जुड़ा है ना, तो लिखेंगे N मेथिल। दरअसल ये आपको जो यहाँ पे ना, आप यहाँ भी लिख सकते हो CH3 है, तो नाइट्रोजन से ही जुड़ा हुआ है, इसलिए हम यहाँ लिख दिए CH3। तो क्या बोलेंगे आप, N मेथिल और बाकी आपका बेंजीन और यहाँ से जुड़ा है डायरेक्टली NH2, तो आप इसको मिला जुला खाली एनिलीन ही बोल देना। N मेथिल यानी कि N से क्या जुड़ा है, मेथिल, और टोटल आप N से जुड़ा हुआ है ना रिंग, तो जब भी N से जुड़ेगा तो क्या बोलेंगे इसको हम एनिलीन कहेंगे, तो हमारा हो जाएगा N मेथिल एनिलीन, ठीक है। और उसको और देखिए, उसको और लंबा करके देखते हैं आप, जैसे मान लीजिए यहाँ से जुड़ा हुआ है N और यहाँ से जुड़ गया CH3 का होल ट्वाइस, देखिए टर्शियरी हो गया है, क्योंकि N से एक तरफ बेंजीन जुड़ा है, N से एक तरफ दो ठो CH3 जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो आप क्या बोलेंगे, यहाँ से बोलेंगे N, डाई मेथिल। N, डाई मेथिल का मतलब N से दो गो, N से एगो मेथिल, N से एगो मेथिल, यानी कि ये N से एक को मेथिल, CH3 एक और CH3 जुड़ा हुआ है, कौन जुड़ा हुआ है, CH3, तब ना CH3 का होल ट्वाइस है। तो N से मेथिल यानी कि N, डाई मेथिल, यानी दो ठो मेथिल है, तो N, डाई मेथिल, और जब रिंग से N जुड़ता है तो क्या कहते हैं इसको हम लोग, एनिलीन कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग, एनिलीन कहते हैं। ये हो गया N, डाई मेथिल, ऐसा नाम इसका हो गया, ठीक है। जब भी आपका N से जुड़ा रहेगा उसको आप एनिलीन ही कहेंगे, उसके फालतू जो भी लगा रहेगा उसको आप हटा दीजिए, किनारे कर दीजिए, ठीक है। ये हमारा हो गया, ठीक है। अब इसके आधार पे आप देखिए और बताते हैं आपको, मान लीजिए एक्स्ट्रा कुछ बगल में जुड़ा हो तो कैसे बोलेंगे, तो बगल में सब बताया था मेरे ख्याल से, उसमें बताए थे। चलिए जैसे मान लीजिए ये हमारा रिंग है और यहाँ से जुड़ा हुआ CH2 ऐसे, और ये जुड़ा हुआ है NH2, ठीक है, ये NH2। तो बेंजुल, इसको बेंजाइल ही में सब जोड़ देंगे, बोलेंगे बेंजाइल एमिन। क्या बोलेंगे इसको, बेंजाइल एमिन के नाम से बोल देंगे। हमारा हो गया बेंजाइल एमिन, ठीक है, बेंजाइल एमिन। क्या नाम इसका हो जाएगा, बेंजाइल एमिन, बेंजाइल एमिन। जब मान लीजिए ऐसा भी है, एनिलीन नहीं बोलेंगे क्योंकि ये एमिन लास्ट में बोला पड़ेगा, जब N से जुड़ा डायरेक्ट जुड़ा होता ना तब एनिलीन होता, ये लास्ट में है तो क्या करे भाई, एमिन ही होगा। उसी प्रकार से मान लीजिए CH2 है, यहाँ पर बीच में N है और इससे जुड़ा हुआ है दो ठो CH3, देखिए फिर भी ये बीच में ही है,
मेन जुड़ा होता है तो उसको हम एनिलीन कहते हैं। जस्ट वही वाला केस हो गया, ये वाला केस हो गया। देखिए मेन जुड़ा था तो क्या लिखे, N, डाई मेथिल एनिलीन, लेकिन ये एनिलीन नहीं है क्योंकि ये रिंग से डायरेक्ट नहीं जुड़ा हुआ है, बगल में है, पार्श्व में है। तो इसका नाम हो जाएगा देखो क्या, N से दूगो है तो N, डाई मेथिल कह देंगे। N, क्या बोल देंगे, डाई मेथिल कर देंगे। ठीक है, डाई मेथिल। और आपका बोल देंगे बेंजाइल एमीन, बेंजाइल एमीन कह देंगे ना, बेंजाइल एमीन बोल देंगे। ठीक है, तो ऐसे इसका नामकरण होता है और होते आ रहा है, और इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है क्योंकि एरोमेटिक एमीन जो होता है ना, सबसे आसान तरीका होता है। बस समझना ये है कि अगर रिंग से डायरेक्ट N जुड़ा हुआ है उसका एनिलीन कहना है, अगर N डायरेक्ट नहीं जुड़ा है तो उसको एमीन ग्रुप में कह देना है। ठीक है, एमीन के रूप में कह देना है। ये क्या है आपका, एमीन के रूप में। अब ये इससे ये जुड़ा है, बोल दीजिए N, डाइमेथिल, और ये पूरा बेंजाइल में आ जाएगा, बेंजाइल एमीन। तो चलिए ये आपका हो गया नामकरण की प्रक्रिया। अब आते हैं हम इसकी संरचना के बारे में। जैसे कि अमोनिया होता है वैसे ये भी होता है। ठीक है, तो हम आते हैं इसकी संरचना के बारे में, कैसी होती है। चलिए एमीन की संरचना की बात कर लेते हैं हम लोग। एमीन की संरचना, एमीन की संरचना अमोनिया की तरह ही होगी, टेट्राहेड्रल। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे N लिख देते हैं हम, ये नाइट्रोजन होता है, इस पे दो लोन पेयर होता है, एक ठो आपका पीछे की तरफ गैप होता है, जो भी R होगा, मान लीजिए ये हमारा R है, और ये हमारा जो होता है एक आगे की तरफ होता है इसका बॉन्ड, ये H है मान लीजिए, और ये हमारा ये H है। ऐसे ये हमारा एमीन की संरचना हो गया, जिसके बोलते हैं हम लोग टेट्राहेड्रल। और जो प्रसंकरण होता है नाइट्रोजन का क्या होता है, sp3 प्रसंकरण होता है। क्या होता है, प्रसंकरण sp3 प्रसंकरण, चाहे प्राइमरी हो, सेकेंडरी हो, टर्शियरी हो, सबका प्रसंकरण क्या रहेगा, sp3 रहेगा। अबंध की बात करें, कोण जो होता है ना इसके बीच, जैसे कि R N पे कोण बनता है, और H, ये जो अबंध कोण होता है आपका 109 डिग्री ही होता है, 109 डिग्री 28 मिनट। टेट्राहेड्रल आकृति वाले के यहाँ प्रसंकरण 3 वाले की आपका अबंध कोण 109 डिग्री ही पाया था, बल्कि टर्शियरी वाले जो होगा ना 303 वाला का, उससे 108 होता है, लेकिन बाकी सबका 109 ही आप मार्क करिएगा, ठीक लगा करिएगा, 109 डिग्री ही होता है इसकी अबंध कोण। इसका क्या हो गया, अबंध कोण। ठीक है ना, तो प्रसंकरण क्या था इसका, तो प्रसंकरण जो है, प्रसंकरण इसका sp3 हो जाएगा। ठीक है, आबंध कोण कितना हो जाएगा, आबंध कोण, तो आबंध कोण जो होगा 109 डिग्री हो जाएगा। और आबंध लंबाई की बात करें, आबंध लंबाई का मतलब है कितने लंबाई पे जुड़ा हुआ है। जैसे मान लीजिए N से H की दूरी कितनी है, N से H के बीच की दूरी है, N से R का मतलब कार्बन ना, N से कार्बन के बीच की दूरी जो भी है 1.47 एंगस्ट्रॉम पाई जाती है। कितनी पाई जाती है, 1.47 एंगस्ट्रॉम पाई जाती है। ये इतनी आपकी जानकारी काफ़ी है, इसकी संरचना से आती है प्रश्न, आप संरचना बना लेना और ये लिख देना, हो गया संरचना। ठीक है, अब आते हैं हम परीक्षण के, किसकी बात करेंगे, हम परीक्षण की बात करेंगे। परीक्षण बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। देखिए क्या है परीक्षण, परीक्षण का मतलब होता है जांच करना, टेस्ट करना, टेस्ट करना, क्या करना, इसको टेस्ट करना या जांच करना, परखना, क्या करना, जांच करना। जैसे मान लीजिए आपके सामने हम प्राइमरी क्या रख देंगे, हम मान लीजिए प्राइमरी एमीन रख दिए, प्राइमरी एमीन, इसको 1 डिग्री एमीन के नाम से जानते हैं, 1 डिग्री एमीन को बोलते हैं प्राइमरी एमीन। यहाँ रख दिए हम 2 डिग्री एमीन, और यहाँ रख दिए हम 3 डिग्री एमीन। अब इसको आप जांच करके बताओ, जांच करके बताओ, 3 को हम सीसी में रख दिए हैं। ठीक है, जांच करके बताओ कौन सा प्राइमरी है, कौन सेकेंडरी है, और कौन सा टर्शियरी है। ठीक, देखिए कैसे परीक्षण कर सकते हैं। इसके भौतिक गुण की बात करें हम, भौतिक गुण जो भी होता है तो भौतिक गुण के आधार पर ही इसका होता है। सबसे पहले जो हमारा एमीन होता है ना, R-NH2, ठीक है, तो इसका R का मतलब क्या होता है, छोटा, जैसे मान लीजिए छोटा भी हो सकता है और R बड़ा भी हो सकता है। जैसे मान लीजिए C10 है ना, 10 भी 9 रख दीजिए, 9 9 दूनी 18, 18 1 19, C9 H19 NH2। तो ये कार्बन की संख्या छोटा से कार्बन संख्या बड़ा भी हो सकता है। तो छोटे वाले जो होते हैं ना, छोटे वाले जो होते हैं ये जल में थोड़ा बहुत घुलनशील होती है, बहुत कठिनाई से घुलते हैं। ये जल में घुलनशील होते हैं, ये जल में नहीं घुलते हैं। और इनको उबालेंगे ना, कम ही तापमान पे उबल जाएगा, लेकिन इसके लिए कार्बन ज़्यादा है तो अधिक तापमान देंगे तब जब ये उबलेगा। ठीक है ना, तो इस आधार पे हम लोग क्वथनांक के आधार पे, किस आधार पे, हम लोग क्वथनांक के आधार पे हम इसको हम लोग बांट सकते हैं, यानी कि जांच कर सकते हैं क्वथनांक के आधार पर। किसके आधार पे, क्वथनांक के आधार पर। तीनों का हम क्वथनांक देंगे। तीनों में से पता ही होगा 1 डिग्री का मतलब जिसमें बहुत छोटा कार्बन होगा, सिर्फ और सिर्फ एक R है। कितना R है इसमें, एक R है। इसमें कौ R है आपका, 2 R है। इसमें कौ R है आपका, 3 R है।
8 समूह 3 को है, तो कहीं ना कहीं ये बहुत भारी समूह है, ये सबसे हल्का समूह है। तापमान कम ही तापमान पे ये उबल जाएगा, कम तापमान पर ये उबल जाएगा, जल्दी से आसमान दे देगा ना, भाप आसमान। इसका आसमान द्वारा करेंगे तो क्या होगा, जल्दी से आश्रित हो जाएगा, ये भाप बना लेगा, क्वथनांक इसका कम होगा। जब इसका क्वथनांक कम होगा, क्वथनांक क्या रहेगा इसका, कम होगा, कमी का क्वथनांक उबल जाएगा, तो क्लियर कर देना भाई, ये तो प्राइमरी है, जल्दी उबल गया। फिर इन दोनों में से जो जल्दी उबलेगा वो सेकेंडरी होगा, सबसे लास्ट वाले का बोलेंगे टर्शरी बोलेंगे। ठीक है, तो क्वथनांक इसका क्या होता है, ज्यादा होता है, लेकिन इसका क्या होता है, बहुत 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 ज्यादा होता है। ऐसा समझ में आ रहा है। अगर तीनों का पहचान कैसे कर सकते हैं, तीनों में से जिसका क्वथनांक कम रहेगा, यानी कि 100 डिग्री तापमान दी, 100 डिग्री में से है ये जल्दी उबल गया, कम तापमान उबल गया, फिर प्राइमरी है। अब ये दोनों को 100 में से दोनों नहीं उबल रहा है, 150 दिए, 150 में से भी है जल्दी उबल गया, यानी कि ये इससे तुलना में है सेकेंडरी है, जल्दी उबलेगा। अब इसको 200 300 देना पड़ा। ऐसे जांच कर सकते हैं हम, उबाल के भी जांच कर सकते हैं। ठीक है, तो क्वथनांक आधार पर क्या होता है, ये कम क्वथनांक होता है, क्या होता है, कम होता है, इससे तुलना में तो ये अधिक होता है, ये अधिक होता है, और इसकी तुलना में क्या होता है, ये बहुत अधिक क्वथनांक होता है, क्या होता है, बहुत अधिक क्वथनांक इसका होता है। ठीक है ना, ऐसे होते हैं, इस आधार पे हम परीक्षण कर सकते हैं। लेकिन ये भौतिक क्वेश्चन हुआ, रासायनिक क्वेश्चन बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रासायनिक सब कैसे जांच कर सकते हैं। देखिए, रासायनिक जांच के लिए आपका यह रासायनिक जांच है, सेकेंड जांच क्या है, रासायनिक विधि, रासायनिक विधि, जिसको हम हिंसबर्ग के नाम से भी जानते हैं। क्या नाम है उसका, हिंसबर्ग परीक्षण। क्या नाम है, हिंसबर्ग परीक्षण। टेस्ट का नाम क्या है, हिंसबर्ग परीक्षण के नाम से जानते हैं। इसके द्वारा हम लोग इसमें जांच कर सकते हैं। ये क्या होता है, हिंसबर्ग। तो हिंसबर्ग जो होता है आपका, एक केमिकल डालते हैं, यौगिक मिलाते हैं, उस यौगिक का नाम क्या है, उस यौगिक का नाम है बेंजीन। उस यौगिक का क्या नाम है, तो बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। क्या नाम है, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड नाम है उस यौगिक का, जिससे कि हम लोग जांच कर सकते हैं। सूत्र होता है C6H5, ये बेंजीन है। सल्फोनिल क्लोराइड का मतलब होता है COCl SOCl2, ये होता है इसका, और उस सूत्र बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। अब कैसे जांच करेंगे, तो प्राइमरी सेकेंड टर्शरी एमीन में देखिए, यहाँ पे हम लिख देते हैं बेंजीन सल्फोनिक के आधार पे कैसे इसकी जांच कर सकते हैं। इसे देख लेते इसमें आ रहा है या नहीं, हाँ आ सकता है। देखिए, बेंजीन सल्फोनिक के आधार पे इसको बोलते हैं ना हिंसबर्ग। देखिए, हिंसबर्ग के आधार पे, ठीक है, हिंसबर्ग के आधार पर कैसे जांच कर सकते हैं। तो जो प्राइमरी होगा ना, जो प्राइमरी होगा वो घुलनशील लवण बनाएगा। कैसा बनाएगा, तो घुलनशील लवण जो बना लेगा वो पक्का समझ लीजिएगा कि प्राइमरी एमिन है। और जो सेकेंडरी होगा वो अघुलनशील लवण बनाएगा। कैसा बनाएगा, अघुलनशील लवण बनाएगा, अघुलनशील लवण बनाएगा, मतलब वो सेकेंडरी एमिन है। और अगर वो 3 डिग्री एमिन है तो वो नो रिएक्शन कर लेगा। क्या करेगा, नो रिएक्शन का मतलब होता है अभिक्रिया उसने नहीं किया, अभिक्रिया कुछ किया ही नहीं, कुछ रिएक्ट किया ही नहीं। ठीक है, इस प्रकार से हम एमिन का परीक्षण कर सकते हैं, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी। सबसे इंपॉर्टेंट आपका हिंसबर्ग होता है, कि हिंसबर्ग के द्वारा आप तीनों एमिन में परीक्षण कर सकते हैं, यानी कि जांच कर सकते हैं। प्राइमरी एमिन घुलनशील लवण बनाएगा, और सेकेंडरी एमिन अघुलनशील लवण बनाएगा, और 3 डिग्री एमिन जो होता है नो रिएक्शन, कोई रिएक्शन नहीं करता। रहा बात सवाल आता है, तो हिंसबर्ग में कौन सा यौगिक का उपयोग किया जाता है, तो बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। सूत्र क्या होता है, 6,6H5, क्योंकि बेंजीन है ये, और सल्फोनिक क्लोराइड का मतलब होता है COCl2। ये हो गया आपका परीक्षण। चलिए, आज के लिए हम लोग इतना ही पढ़ेंगे बेंजीन, और अगले नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे उसका विचलन के बारे में, कि आखिर जो एमिन होता है किस विधि से बनाया जाता है, और उसके बहुत ही गुण, रासायनिक गुण क्या क्या होता है। ये बहुत कुछ है इसमें सीखने का, तो आप लोग पढ़ाई करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, बाय।